अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 फिजियोलॉजी का फ्रॉम गाइटन एंड हॉल से। अच्छा, तो पहला चैप्टर है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल एक बेसिक चैप्टर है फिजियो का, मतलब फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे कि हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होता है, किन चीज़ों से बनता है, क्या फंक्शंस हैं इसके। सही है। अच्छा, तो सबसे हम पहले अगर बेसिक बात करें तो सेल आपको पता है बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। सही है। जिनमें से 25 ट्रिलियन जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, और 75 ट्रिलियन जो हैं वो और बहुत से सेल्स हैं जो और फंक्शन करते हैं, जैसे WBCs हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ये और सेल्स हैं। सही है। अच्छा, अब हमारी बॉडी के को एक तो दो हमने डिवाइड किया हुआ है इंटरनल एनवायरनमेंट को, दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मतलब कि अगर ये सेल है तो इसके जो अंदर का है उसको हम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, जो फ्लूइड है, और उसके बाहर जो पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो भी दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक तो वो होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। सही है। जो ब्लड वेसल्स का होता है, और जो टिश्यूज़ के अंदर ब्लड वेसल्स से निकलकर, कैपिलरी से निकलकर टिश्यूज़ में जमा हो जाता है, जैसे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो टिश्यूज़ में होता है। तो इस तरह कैसे डिवाइड हुआ, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है, फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की मज़ीद क्लासिफिकेशन होती है, वो होती है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सही है। अच्छा, अब इसमें बताया हुआ गया है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जबकि जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें क्या क्या होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयंस, ये ज़्यादा मेजरली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है। अच्छा, अब हम होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म ऑफ मेजर फंक्शनल सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है। होम्योस्टेसिस मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई भी चेंजेस आ जाती हैं, तो उसको फ़ौरन से हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल कर देती है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। सही है। अब वो कैसे होती है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता क्या है मेनली। एक्स्ट्रासेल्युलर वो होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में या टिश्यूज़ में सर्कुलेट कर रहा होता है, जो और कांस्टेंट मोशन में होता है हर वक्त। तो सबसे पहले तो द फर्स्ट स्टेज इज मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स। सबसे पहले ब्लड वेसल्स में होता है हमारे पास। फिर ये जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये चला जाता है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। मतलब कि जो टिश्यूज़ में जो मैं बात बताई थी कि तो एक जो ब्लड वेसल्स में होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो सेकेंड में टिश्यूज़ में होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सही है। अच्छा, जो ये फ्लूइड होता है, ब्लड होता है हमारी बॉडी में, ये लिखा हुआ जैसे ऑल द ब्लड इन द सर्कुलेशन ट्रावर्सेस द सेंट्रलाइज सर्कुलेशन सर्किट एन एवरेज ऑफ वंस ईच मिनट व्हेन द बॉडी इज डेड। मतलब हर मिनट में एक दफ़ा पूरी बॉडी का चक्कर लगा लेता है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी एक्टिव होती है, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रही है बॉडी, कोई वर्क करिए, तो 6 टाइम्स तक सर्कुलेट कर सकती है। सही है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है कि द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर परमिएबल टू मोस्ट मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड विद द एक्सेप्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स।
सही, मतलब क्या कि जैसे मैंने बताई थी, हाँ ये हमारे पास ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वगैरह होती हैं, तो इसमें बताया गया जो कैपिलरीज हमारे पास होती हैं जो ब्लड की एक्सचेंज करती हैं टिश्यूज़ के साथ, ये टिश्यूज़ हैं और ये कैपिलरीज हैं, इनकी एक्सचेंज हो रही होती है ना फ्लूइड। तो क्या होता है कि जो कैपिलरी से ज़्यादातर चीज़ें इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में आ जाती हैं, ज़्यादातर चीज़ सिवाय प्रोटीन्स के। क्यों प्रोटीन्स? क्योंकि प्रोटीन्स बहुत बड़े होते हैं जिन इनके पोर्स से, मतलब जो कैपिलरीज के पोर्स होते हैं वो प्रोटीन्स के लिए बहुत छोटे होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स इनमें से क्रॉस नहीं कर पाते और वो कैपिलरीज में ही रहते हैं। सही है। और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है डिफ्यूजन का कैपिलरीज और टिश्यूज़ में, ये काइनेटिक मोशन की वजह से होता है मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, कि मतलब कैसे न्यूट्रिएंट्स आते जाते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में। अगर हम सबसे पहले एक बात करें तो ये है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो सबसे मेजरली फंक्शन क्या करता है, हमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही ब्लड जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहाँ की जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है जो कि 0.4 to 2.0 माइक्रोमीटर्स होती है वो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन करती है ब्लड से, मतलब एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन ब्लड को दे देती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। इस तरह हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। अब सेकंड यहाँ बताया हुआ गया है जो जीआईटी ट्रैक है हमारा, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाता है और हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, लिवर एंड अदर ऑर्गन्स दैट परफॉर्म प्राइमरी मेटाबॉलिक फंक्शन। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि और जो हमारे लिवर है और जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं। तो जो लिवर चेंजेस द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस टू मोर यूजेबल फॉर्म एंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी, फैट सेल्स, गैस, मतलब और लिवर ऑल्सो एलिमिनेट्स सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो खाना आया है जीआईटी से, अब वो लिवर के पास चला जाएगा, लिवर उसको क्या करेगा और मज़ीद यूजेबल फॉर्म में ले आएगा। मतलब कि ऑब्वियसली ऐसे तो आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, जितने भी प्रोटीन्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं उनको, और फैट्स हैं उनको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब यूजेबल फॉर्म में कि हमारी बॉडी उस फॉर्म में यूज़ कर सके, उस फॉर्म में ले आकर बाकी हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक भेज देता है अवेलेबिलिटी के लिए। और ये एक और क्या काम करता है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करवाने में हेल्प करता है। वो किस तरह करता है, वो बाइल के ज़रिए, बाइल में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल देता है। अच्छा, इसमें बताया गया मस्कुलोस्केलेटल भी हमारा क्या काम करता है। मस्कुलोस्केलेटल सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, आंसर इज ऑब्वियस एंड सिंपल, वर इट फॉर नॉट द मसल्स द बॉडी कुड नॉट मूव टू द एप्रोप्रिएट प्लेस एट द एप्रोप्रिएट टाइम टू ऑब्टेन द फूड्स रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिशन। मतलब अगर हमारे पास बोन्स या मसल्स हमारे काम ही नहीं करेंगे तो हम चल फिर नहीं सकेंगे, और हम चल फिर नहीं सकेंगे तो हम खाने की तरफ कब कैसे जाएंगे, खाना अपने हाथ से कैसे उठाएंगे। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये हमारे पास मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमारे पास बताया गया है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स कैसे होता है। मतलब कि जो हमारे पास सब हमने खाना वाना खा लिया, इंपॉर्टेंट यूज़ कर लिया, लेकिन जो खाना अब जो हमारे पास वेस्ट है मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी से कैसे निकलता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हमारी बॉडी से भेज देता है। ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की बात। अब किडनीज़ क्या करती हैं, किडनीज़ भी जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड, और जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस आयंस होते हैं, वो सब हमारी किडनी फिल्टर करके हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट कर देती है। और जीआईटी क्या करता है, वो फीसेस के ज़रिए हमारी बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो हमारे पास अनएब्जॉर्बेबल मटेरियल होता है उसको हम निकाल देती है हमारी बॉडी से। अब लिवर क्या करता है, लिवर इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन करता है और रिमूवल ऑफ मेनली ड्रग्स एंड केमिकल, मतलब जो भी जितने भी हमारी बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल है, वो ये सब लंग्स, किडनीज, जीआईटी ट्रैक्ट एंड लिवर, ये सब हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। सही है।